कक्षा 11वीं का अध्याय 15 फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में आपने चैप्टर 14 जो था वो आपने पढ़ा, जिसमें फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट था। इसमें दो स्टेटमेंट बनते हैं, पहला होता है इनकम स्टेटमेंट और दूसरा होता है पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में दो अकाउंट बनते हैं, एक होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की गणना की जाती है, जिसमें डेबिट साइड डायरेक्ट एक्सपेंसेस तथा क्रेडिट साइड डायरेक्ट इनकम लिखी जाती है। कंपनी में या फर्म में डायरेक्ट इनकम केवल एक ही रहती है, सेल्स, और इसके अलावा जो भी इनडायरेक्ट इनकम होती हैं वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड लिखी जाती हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड डायरेक्ट इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड इनडायरेक्ट इनकम, यानी ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन्हें हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट बनता है पोजीशन स्टेटमेंट। इसमें किसी तरह का अकाउंट्स न बनाकर एक बैलेंस शीट यानी चिट्ठे को बनाया जाता है। तो व्यापार की स्थिति ट्रायल बैलेंस बनाकर हम शो करते हैं, और गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए बच्चों पहले हमने ट्रायल बैलेंस पढ़ा, जिसमें गणितीय शुद्धता की जांच की जाती थी, परंतु कुछ गलतियां हो जाती हैं जिन्हें लाभ हानि ज्ञात करने के लिए सुधार करना आवश्यक होता है। ऐसे व्यवहार जो इस वर्ष से संबंधित नहीं हैं उन्हें हटाया जाता है, तथा जो इस वर्ष लिखना रह गए हैं उनको जोड़ना जरूरी होता है, जिनको जनरल प्रॉपर में जनरल एंट्री करके सही किया जाता है। ये अतिरिक्त जानकारियाँ ट्रायल बैलेंस के बाद सूचना के तौर पर लिखी जाती हैं, जिनको हम एडजस्टमेंट कहते हैं, और इन्हीं एडजस्टमेंट को हम फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में इस चैप्टर में करेंगे। सो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के किए जाने वाले कुछ एडजस्टमेंट हम पढ़ते हैं। तो ये कुछ एडजस्टमेंट है यहाँ पर: क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, पेड डेट्स रिजर्व एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। हमें एक बात ध्यान में रखना है कि ट्रायल बैलेंस के अंतर्गत जितनी भी आपको आइटम्स दी जाती हैं उनको हम फाइनल अकाउंट बनाते समय केवल एक बार लिखेंगे, या तो वे सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी, या फिर वे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर वो सिर्फ बैलेंस शीट में। बच्चों आपने देखा होगा ट्रायल बैलेंस के नीचे टोटल होने के बाद हर एक क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता है, जो कि ट्रायल बैलेंस में अंदर नहीं रहता, बल्कि ट्रायल बैलेंस में जो दिया रहता है वो ओपनिंग स्टॉक होता है, और ट्रायल बैलेंस के बाद जो दिया रहता है वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो आपने जो इससे पहले 14 चैप्टर पढ़ा था, जिसमें फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट में ट्रायल बैलेंस के नीचे क्लोजिंग स्टॉक होता था, तो ट्रायल बैलेंस की चीज़ें तो आपने एक एक बार लिखते हैं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को आप 2 बार लिखते हैं। इसका मतलब कि ट्रायल बैलेंस के बाहर के जो भी एडजस्टमेंट होंगे या उनको आप 2 बार लिखते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक को 2 बार, जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड 2 बार लिखते हैं, लेकिन ट्रायल बैलेंस में जितनी भी आइटम्स आती हैं उनको हम केवल एक ही बार लिखते हैं। तो इसी प्रकार से इस चैप्टर में जो भी आपको प्रश्न आएगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो दी रहेंगी आइटम्स वो आप केवल एक बार लिखेंगे, और एडजस्टमेंट की एंट्री 2 बार होगी, या तो एक बार ट्रेडिंग में उसके बाद बैलेंस शीट में, या फिर एक बार प्रॉफिट एंड लॉस में उसके बाद बैलेंस शीट में। तो इस तरह से आपको 2 बार एंट्रीज करना पड़ेगी एडजस्टमेंट की। लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम्स आपको दिए रहते हैं उनको आपको केवल एक ही बार लिखना है। तो ये कुछ एडजस्टमेंट है। जो सबसे पहले एडजस्टमेंट मैंने अभी आपको बताया कि क्लोजिंग स्टॉक को आप कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखते हैं, और बैलेंस शीट में आप उसको कहाँ लिखते हैं? एसेट की तरफ, संपत्तियों की ओर। इसी प्रकार दूसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ये क्या होते हैं?
तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है ऐसे व्यय जो अभी आपने नहीं दिए हैं। मीन्स आपने काम करा लिया, मान लीजिए कि कोई एक्सपेंसेस सैलरी है, अगर आपने 12 महीने काम कराया लेकिन आपने अभी उनको केवल 10 महीने की सैलरी दी है, वेतन दिया है, 2 महीने का वेतन अभी आपने नहीं दिया है और आपका फाइनल अकाउंट बनने को तैयार है। ये 2 महीने का वेतन आप उनको अगले वर्ष देंगे, तो ये 2 महीने का वेतन आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी कर आएगा। इसी तरह से खर्चा कोई भी हो, किसी भी तरह का खर्चा आपका, किसी भी तरह का एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हो सकता है, जो कि अभी आपने काम तो लिया लेकिन उसका पैसा देना बाकी है। तो ये आपकी दायित्व भी हो गए। तो आप इसको चाहे ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेस हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस आएंगे वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि आपके फैक्ट्री से संबंधित होते हैं, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित जो भी आपके खर्च होंगे वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। उसमें जो भी एक्सपेंसेस होंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसमें आप क्या करेंगे, उनको प्लस करें, चाहे वो स्टेशनरी हो, चाहे सैलरी हो, चाहे वो और किसी तरह के फैक्ट्री ऑफिस एक्सपेंसेस हो, इनको आप जिस भी एक्सपेंसेस की आउटस्टैंडिंग हो उसको प्लस करेंगे। एंड बैलेंस शीट में इनको लायबिलिटीज, क्योंकि अभी आपको ये खर्चे देना है, माने ये आपके क्या बन गए, दायित्व बन गए, इनको चुकाना है, तो ये बैलेंस शीट में आपके लायबिलिटी साइड आएंगे। सो थर्ड एडजस्टमेंट हमारा आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, प्रीपेड यानी पहले से दिए हुए, यानी पूर्वदत्त। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस वे एक्सपेंसेस होते हैं जो एक्सपेंसेस आपने पहले से दे दिए, यानी किसी को काम करने से पहले ही आपने पैसा दे दिया है, तो अभी इसका काम होना बाकी है लेकिन आपने पैसा उनको एडवांस दे चुके हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके किसी भी एक्सपेंस, चाहे वो प्रीपेड सैलरी हो, प्रीपेड वेजेस हो, प्रीपेड स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो, चाहे प्रीपेड और किसी भी तरह का ऑफिस या फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो, उन एक्सपेंसेस में इनको हम क्या करते हैं, माइनस करेंगे। और एक्सपेंसेस, जैसा आप जानते हैं कि इन एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड ही लिखते हैं और बैलेंस शीट में इनको एसेट साइड लिखेंगे। ठीक है। थर्ड के बाद हमारा फोर्थ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों ने एक अलग चैप्टर पढ़ा था, डेप्रिसिएशन का होता है जैसे फिक्स एसेट्स में उनको यूज़ करने के साथ साथ उनके मूल्य में जो कमी आती है, इस कमी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। 1 लाख की मशीन 1 साल के बाद 90,000 की बची, तो 10,000 रुपये जो है वो क्या होगा, आपका डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए एक्सपेंसेस, एज ए लॉस, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड लिखेंगे। और बैलेंस शीट में जिस एसेट्स का डेप्रिसिएशन आपने निकाला है या दिया है, उसी एसेट्स में से डेप्रिसिएशन हमको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसके बाद आता है हमारा एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम ऐसी इनकम जो आपने काम किया है लेकिन अभी आपका उसका पैसा मिलना बाकी है, यानी आपने काम तो किया लेकिन अभी आपको उसका पैसा नहीं मिला है। तो इसी प्रकार से एक्रूड इनकम को, जो भी इनकम होगी उस इनकम में हम प्लस करेंगे और बैलेंस शीट में हमको उसको संपत्तियां या एसेट्स की ओर लिखेंगे। इसके बाद हमारा आता है अनअर्न्ड या फिर एडवांस इनकम। अनअर्न्ड इनकम को हम एडवांस इनकम भी कह सकते हैं कि हमने किसी से काम के लिए पैसा तो ले लिया लेकिन अभी काम करना बाकी है, तो ये हमारे लिए दायित्व हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी काम करने के लिए पैसे तो लिए लेकिन अभी आपने काम नहीं किया, तो ये आपका दायित्व है कि उस काम को आपको करना है, क्योंकि आप उससे पैसा पहले ले चुके हैं। तो अनअर्न्ड या एडवांस इनकम, इनकम में से आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करेंगे और बैलेंस शीट में हम इसको दायित्व यानी लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। इसके बाद हमारा आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे आपने सेपरेट एंटिटी पढ़ा था आपने फर्स्ट चैप्टर में, उसके अंदर आपको बताया था कि मालिक और व्यापार दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। मालिक जो पैसा व्यापार में लगाता है तो वो होता है कैपिटल। अब वो मालिक व्यापार से कहता है कि भाई मैंने जो तुम्हें पैसा दिया है बिजनेस करने के लिए, अब आप उसका मुझे ब्याज दीजिए। तो बिजनेस के लिए ये क्या होती है, एक्सपेंसेस होता है कि वो अपने मालिक को इसका इंटरेस्ट निकाल के दे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये जो अकाउंट्स बनते हैं वो किसकी बुक में बन रहा है, बिजनेस की बुक में। तो बिजनेस मालिक के लिए जो भी इंटरेस्ट देगा वो उसको क्या लिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेगा और बैलेंस शीट में कैपिटल में किसको क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मीन्स जो
मालिक ने व्यापार से अगर पर्सनल यूज़ के लिए, व्यक्तिगत उपयोग के लिए चाहे माल निकाला हो चाहे उसने कैश निकाला हो, इन दोनों को ही आप ड्राइंग कहेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ लिखेंगे? आप क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्योंकि ये व्यापारी की इनकम होती है, क्योंकि ये बिजनेस की इनकम होती है जो कि मालिक से वो इंटरेस्ट ड्राइंग पर लेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो देता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम हुई, बैलेंस शीट में इसको कैपिटल में से माइनस करेंगे। उसके बाद आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। बैंक से लिया गया लोन, उस पर जो ब्याज होगा वो आपके लिए एक्सपेंसेस होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको डेबिट साइड, एक्सपेंसेस साइड दिखाएंगे। और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में जो लोन लिखेंगे आप उस लोन में इस इंटरेस्ट को प्लस करेंगे, जोड़ देंगे। फिर आपका आता है बेड डेट्स रिजर्व। जब आप क्रेडिट सेल करते हैं, क्रेडिट सेल करने से डेटर्स यानी देनदारों की संख्या बढ़ती है, देनदारों का अमाउंट बढ़ता है और हर वर्ष इसमें कुछ ना कुछ पैसे की डूबने की संभावना होती है। इसी को हम अलग से एडजस्टमेंट में बताया जाता है कि इतने 5%, 10% डेटर से पैसे मिलने की संभावना नहीं है। तो बेड डेट्स रिजर्व हम उस प्रतिशत डेटर्स पे निकाल कर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड और एसेट्स में डेटर्स में से हम क्या करेंगे? इसको माइनस करते हैं। फिर आपका आता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब यदि जो बचे हुए डेटर्स हैं उनको आप अपनी मर्जी से कुछ डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं जिससे कि वो जल्दी से जल्द आपका पैसा चुका दें, तो ये भी आपके बिजनेस के लिए लॉस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में इसको डेबिट लिखेंगे। डेटर्स में से ये रकम भी आपको नहीं मिलने वाली है, इसलिए आपको डेटर्स में से माइनस करना पड़ेगा। इसी के साथ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स जैसे निकाला, इसी तरह क्रेडिटर्स, आपने जिन लोगों से उधार खरीदा है वे भी आपको डिस्काउंट का ऑफर कर सकते हैं। तो अब आपको 10% डिस्काउंट मिला, आपको 9,000 देना है तो 1,000 आपका क्या हुआ? बेनिफिट हुआ, फ़ायदा हुआ, गेन हुआ। तो आपको ये कहाँ लिखना है? क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा और बैलेंस शीट में इसको क्रेडिटर्स में से माइनस करेंगे, क्योंकि अब आपके इतने रुपए से लेनदार कम हो जाएंगे। तो ये सभी एडजस्टमेंट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको करना रहते हैं। इन एडजस्टमेंट को आपको ध्यान से एक बार अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। देखिए, हर एक एडजस्टमेंट की 2 बार एंट्री हुई है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में और एक बार बैलेंस शीट की लायबिलिटी या एसेट साइड। तो इन दोनों तरफ को एडजस्टमेंट को लिखेंगे, लेकिन ट्रायल बैलेंस की जो भी आपकी आइटम्स होंगी उनको हम केवल एक बार लिखेंगे। इन एडजस्टमेंट को करने का उद्देश्य क्या होता है? क्या उद्देश्य है कि ये एडजस्टमेंट को करना जरूरी होता है? तो हर व्यापारी अपने व्यापार का वित्तीय वर्ष का सही लाभ और हानि जानने की इच्छुक होता है, इसलिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय तथा व्ययों का लेखा करना उसको आवश्यक होता है। और इन एडजस्टमेंट को करने के बाद वो सही अपनी लाभ या हानि ज्ञात कर पाता है। एडवांस आय को अलग करना, अगर ऐसी इनकम है जो कि इस वित्तीय वर्ष में अगले साल की जुड़ी हुई है तो उसको अलग करके बताना पड़ेगा, तभी इस वित्तीय वर्ष की हमको इनकम से सही लाभ हानि की जानकारी होगी। कुछ गलतियां अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने के पहले अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो उन गलतियों को सुधार करने के लिए भी इन एडजस्टमेंट एंट्री की ज़रूरत होती है। चेंज इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कभी कभी दर प्रतिशत में भी अंतर किया जा सकता है, तो इसमें भी जो एडजस्टमेंट अगर आपको करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, वो भी इन एडजस्टमेंट के द्वारा आप कर सकते हैं। और हमारे व्यापार की सही स्थिति जानने के लिए, सही स्थिति बताने के लिए, जिससे लोगों का हमारे ऊपर भरोसा बना रहे, उसलिए हमको हमारे फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट करना ज़रूरी होता है। तो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा। आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों हेडिंग एक साथ डालेंगे। पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद उसी के नीचे से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस हेडिंग डालने के बाद फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जिस भी ईयर का आप बना रहे हैं, क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको आप ईयर यहाँ पे डाल दीजिएगा। देन पर्टिकुलर्स अमाउंट आपके 4 कॉलम्स इसमें ड्रॉ करना रहेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलेगा ये ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है उसको आप लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक वैसे तो इसमें किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया रहता है, तो ओपनिंग स्टॉक आप डायरेक्टली लिखेंगे।
उसके बाद आपका परचेस में यदि एडजस्टमेंट में आपको कुछ परचेस रिटर्न दिया है या फिर माल जल गया, माल चोरी चला गया, फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो आप उसमें से माइनस करेंगे। और परचेस रिटर्न ट्रायल बेस में क्रेडिट साइड आपको मिल जाएगा, अगर दिया होगा तो आप उसको माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में लिखेंगे, इनर कॉलम में माइनस, फिर आप बाहर लिखेंगे आउटर कॉलम में। फिर आपके, क्योंकि ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ आपके केवल फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस आएंगे। फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को आप पूरे डेबिट साइड लिखेंगे। तो वेजेस में यदि एडजस्टमेंट में आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है, वेजेस आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस आपको एडजस्टमेंट में मिलेंगे। यदि दिए हैं तो आप प्लस करके फिर आउटर कॉलम में अमाउंट को लिखेंगे। देन फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का किराया, अगर मान लीजिए इसका ट्रायल बैलेंस में तो आपका फैक्ट्री रेंट मिल जाएगा। और एडजस्टमेंट में अगर प्रीपेड फैक्ट्री रेंट दिया है तो आप प्रीपेड इसमें को माइनस करेंगे आउटर कॉलम में, उसके बाद लेके जाएंगे। फिर इम्पोर्ट ड्यूटी ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। कैरेज ऑन परचेज और कैरेज आपको दिया है, इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट इनको आपको डेबिट साइड के आउटर कॉलम में लिखना है। अब हम आएंगे क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड आपकी एक इनकम आती है जो कि डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम एक ही होती है बिजनेस में, यहाँ पे सेल्स को लिखेंगे। सेल्स रिटर्न आप इसमें माइनस के आउटर कॉलम में लेके जाएंगे। फिर क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि आपके ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया रहेगा तो ये 2 बार इसका हमको लिखना पड़ेगा। एक क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और एक बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा। अब हम क्रेडिट का टोटल और डेबिट का टोटल करते हैं, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आता है, क्रेडिट साइड क्या है आपकी इनकम, अगर इनकम ज़्यादा आती है और एक्सपेंसेस कम आता है तो आपको क्या होगा, फायदा होगा। ये आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा है और इनकम कम है, यानी अब आपका इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो क्या होगा, लॉस होगा, जिसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस करके। दोनों का टोटल हम इक्वल कर देंगे। ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जो है ये क्या होंगे, कैरीड डाउन, यानी इसको फॉरवर्ड करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस में। इसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इन दोनों में से कुछ भी अगर आता है तो आपको अब यहाँ से फॉरवर्ड करना है। ट्रायल बैलेंस के नीचे से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हो जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टार्टिंग में ग्रॉस लॉस फॉरवर्ड करेंगे। जो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस आपका क्रेडिट साइड आया था वो फॉरवर्ड होकर ग्रॉस में कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड। यदि आपका ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो वो डेबिट साइड लिखते हैं, वो फॉरवर्ड होकर क्रॉस में कहाँ पर आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड। तो ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट इन दोनों में से कोई एक ही आएगा। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपका डेबिट साइड के पूरे आप क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस लिखेंगे। कौन से एक्सपेंसेस होंगे, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी अप्रत्यक्ष व्यय जो कि ऑफिस के होंगे, फैक्ट्री के इसमें एक्सपेंसेस क्योंकि आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिख चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो नहीं होंगे यानी ऑफिस के एक्सपेंसेस लिखेंगे। और क्रेडिट साइड आपकी इनडायरेक्ट इनकम होगी जो कि सेल्स के अलावा जो भी तरह की इनकम होती हैं वो आपकी सभी क्रेडिट साइड आएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले देखिए सैलरी, वेजेस फैक्ट्री में दी जाती है, सैलरी ऑफिस में दी जाती है। सैलरी लिखेंगे आप। अगर एडजस्टमेंट में ट्रायल बैलेंस के नीचे आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है आपको तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आप ऐड करेंगे, देन आप आउटर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद एडवर्टीजमेंट आपका इनर कॉलम में। अगर आपके एडजस्टमेंट में प्रीपेड एडवर्टीजमेंट दिया है तो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट में से माइनस करके बाहर लिखेंगे। अगर प्रीपेड सैलरी है तो सैलरी में से ही माइनस होगा। तो प्रीपेड आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दिया रहेगा कि प्रीपेड सैलरी का है, इंश्योरेंस का है या कि फिर किसी और दूसरी मद का, तो आप उसी मद में से इसको क्या करेंगे, प्लस या माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स कौन कौन सी होंगी, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन। इन पर हर साल आपका जो डेप्रिसिएशन रहेगा तो वो डेप्रिसिएशन की रेट आपको दी रहेगी, वो डेप निकाल कर आपको आउटर कॉलम में लिखना है। फिर इसके बाद रिजर्व ऑन डेटर्स, ये न्यू मीन्स जो एडजस्टमेंट में जो आपको रिजर्व दिया रहेगा ये आपका न्यू रिजर्व रहेगा जो कि डेटर्स पर आपको निकालना रहेगा 5 या 10% जो कि पैसा डूबने की संभावना होगी, तो आप उस रिजर्व को निकाल कर बाहर लिखेंगे।
बैड डेट्स ओल्ड जो कि आपका ट्रायल बैलेंस में रहेगा, फिर बैड डेट्स न्यू जो कि आपका एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, फिर अगर आपका बैड डेट्स रिजर्व ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड दिया है वो आपका ओल्ड रिजर्व होगा, उसको आप क्रेडिट साइड भी लिख सकते हैं या इन दोनों को इनर कॉलम में ऐड करके फिर लेस भी कर सकते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखा, आप भी क्रेडिट साइड लिखिएगा। कमीशन अर्न इसमें एक्रूड इनकम प्लस करके बाहर, इसी तरह से इंटरेस्ट रिसीव्ड इसमें अनअर्न्ड इंटरेस्ट होगा उसको माइनस करके बाहर लिखना है। डिस्काउंट रिसीव आपको इनकम बाहर लिखना है और डिस्काउंट अलाउड जो डिस्काउंट आपने दिया है वो एक्सपेंसेस है, लॉस है डेबिट साइड, डिस्काउंट रिसीव आपका गेन है, इसको आप लिखेंगे क्रेडिट साइड। इसी प्रकार डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ का आप टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट साइड यानी इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस कम है तो आपका क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। और यदि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं इनकम कम है तो आपका आएगा नेट लॉस। ये बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा और ये नेट लॉस कैपिटल से क्या होगा, माइनस होगा। दोनों ही डेबिट और क्रेडिट का अब आप टोटल करेंगे, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कंप्लीट होता है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस शीट किस डेट को बन रहा है, क्लोजिंग हो रहा है। अब बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है इसलिए इसमें डेबिट और क्रेडिट ना होकर लायबिलिटी और एसेट्स ही हमको बोलेंगे। और क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, लायबिलिटी और एसेट साइड होती है इसलिए इसमें टू और बाय का प्रयोग भी हमको नहीं करना है। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं हम कैपिटल। कैपिटल में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा। इसी प्रकार नेट प्रॉफिट दिया रहेगा वो भी प्लस करेंगे आप। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करेंगे और ड्राइंग आपको दिया उससे भी माइनस करके टोटल कैलकुलेशन करके आपको आउटर कॉलम में अमाउंट लिखना है। बैंक लोन अगर क्वेश्चन में दिया है तो बैंक लोन आपका आउटर कॉलम में आ जाएगा। क्रेडिटर्स में यदि एडजस्टमेंट में डिस्काउंट दिया है तो इनर कॉलम में डिस्काउंट को लेस करके हमको आउटर कॉलम में लिखना है। इसी प्रकार बिल्स पेबल आपकी लायबिलिटीज़ है और सभी तरह की अदर लायबिलिटीज़ आपको अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आपको लायबिलिटी साइड लिखना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका लायबिलिटी है क्योंकि ऐसे एक्सपेंसेस आपको देना बाकी हैं, ये भी आपका लायबिलिटी साइड आएगा। और एडवांस इनकम रिसीव जो आपने एडवांस पहले से आपको कोई इनकम पहले आपने ले ली है, काम करना बाकी है, ये भी आपका दायित्व बनता है तो ये भी आपकी इनकम कहाँ पर आएगी, क्रेडिट साइड आएगा। एसेट साइड सबसे पहले हम कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये आपका ट्रायल बैलेंस में रहेगा। इन्वेस्टमेंट भी आपको ट्रायल बैलेंस में मिल जाएगा, डेटर्स ट्रायल बैलेंस में। बाकी बैड डेट्स न्यू आपको एडजस्टमेंट मिलेंगे, यहाँ पे माइनस करना है। बैड डेट्स रिजर्व जो परसेंट आप निकालेंगे, न्यू बैड डेट्स रिजर्व रिकवरी जो आपको नहीं हो पाएगा वो परसेंट आपको एडजस्टमेंट मिलेगा, वो भी माइनस करेंगे। इसी तरह से डिस्काउंट ऑन डेटर्स पर यदि आप कोई डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो भी आपका यहाँ पर माइनस होकर टोटल आउटर कॉलम में आपको लिखना है। तो डेटर्स में से बैड डेट्स, न्यू रिजर्व एडजस्टमेंट वाले, डिस्काउंट ऑन डेटर्स एडजस्टमेंट, तीनों ही एडजस्टमेंट वाले आपको माइनस करके बाहर लिखना है। फिक्स एसेट्स जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, जिसका भी आपको डेट दिया रहेगा एडजस्टमेंट में, जैसे मान लीजिए कि लैंड एंड बिल्डिंग है तो लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे, लेस उसका डेप माइनस करके बाहर। हो सकता है एक की जगह 2-3 एसेट्स हों और 2-3 ही के आपको डेप्रिसिएशन निकालें तो क्रम से आपको इसी के नीचे उनका लिखते आएंगे, पहले लैंड बिल्डिंग का, फिर प्लांट मशीन का, फिर फर्नीचर का, तीनों में को डेप लेस कर बाहर लिखना पड़ेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस हैं आपने एडवांस में कोई एक्सपेंसेस दे दिए हैं और अभी काम लेना बाकी है तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके एसेट्स है, इसको एसेट साइड लिखना है। एक्रूड इनकम, इनकम मैंने काम तो आपने करा है लेकिन अभी इनकम होना बाकी है तो वो आपकी एक्रूड इनकम एसेट साइड लिखेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक जैसे आपने विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें भी आपने क्लोजिंग स्टॉक 2 बार लिखा था, विद एडजस्टमेंट भी क्लोजिंग स्टॉक 2 बार लिखना है क्योंकि ये भी ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया रहता है। तो आपने एक बार लिखा था ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और एक बार लिखेंगे हम बैलेंस शीट में एसेट साइड। एसेट्स का और लायबिलिटीज़ का अमाउंट का जब आप टोटल करेंगे तो दोनों का इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कोई सी मद या आइटम्स आपने छोड़ा है तो उसको एक बार फिर से वेरीफाई करना है और बैलेंस शीट को आपको टोटल मिलाना पड़ेगा। तो बच्चों ये आपका फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट के मैंने आपको तीनों फॉर्मेट बताए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट।
मैंने कोशिश करके इसको जितना आसान हो सकता है मैंने उतना आसान आपको बताया है। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको आपके क्वेश्चंस करने में मदद करेगा। अगले वीडियो में मैं इसके आपको कुछ क्वेश्चंस करके बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।